नमस्कार चक्षुदर्शी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसे मुद्दे पर जिसकी फिलहाल चर्चा कहीं नहीं हो रही है। ये मुद्दा है सबका साथ सबके विकास का। सबका साथ सबका विकास नारा पुराना है। भारतीय जनता पार्टी ने और आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने ये नारा 2014 में सबसे पहले दिया था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2014 से अब हम 2025 में आ गए हैं। इस नारे पर भारत की सरकार, माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा अमल नहीं कर पाई। लेकिन वक्त, हर चीज़ का वक्त आता है। आज इस नारे पर अमल करने का वक्त आया और मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मिलीजुली सरकार को, बैसाखियों वाली सरकार को सबका साथ लेने की ज़रूरत पड़ गई। ये ज़रूरत न पड़ती कि अगर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हत्याकांड न करते, 7 मई को इस हत्याकांड के बाद भारत की सरकार को, भारत की सेना को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर न चलाना पड़ता। इसकी ज़रूरत न पड़ती अगर 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की घोषणा भारत सरकार की ओर से करने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से न की गई होती। ये तमाम घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिससे एक कहावत चरितार्थ होती है कि ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया। अब ऊँट कौन है, पहाड़ कौन है, ये आप समझ सकते हैं। असली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो श्रेय भारतीय सेना को मिलना चाहिए था, भारतीय सेना को तो मिल गया। लोगों के मन में भारतीय सेना के प्रति कृतज्ञता और गौरवानुभूति का स्तर पहले से ज़्यादा और हो गया। लेकिन इस कार्रवाई का श्रेय जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, बल्कि इसके श्रेय को मिलने से पहले उनका नुकसान उनके ही मित्र डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत कर दिया। तरह तरह से किया, तरह तरह के बयान देकर किया। हालांकि भारत की सरकार इन बयानों का खंडन करती रही, लेकिन माननीय मोदी ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में आज तक कुछ नहीं कहा। आज स्थिति ये बनी है कि भारत की सरकार को अपनी छवि बनाने के लिए और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय दलों को विदेशों में भेजने की ज़रूरत आन पड़ी है। ये सर्वदलीय दल आधा दर्जन से ज़्यादा हैं, 7-8 सर्वदलीय दल बनाए गए हैं। ये दल अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों में जाकर के 2 काम करने वाले हैं। पहला तो ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाइड करेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों जरूरी थी। दूसरा काम वो ये करेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद को पनाह दी जाती है, संरक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके लिए पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना जो कुछ कर रही है वो भी दुनिया के सामने लाएंगे। चलिए, ये तो बहुत ज़रूरी काम है और कोई नया काम नहीं है। भारत में ये काम 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव कर चुके हैं। वो उस समय के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी साहब को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग की बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल का प्रमुख बनाकर भेज चुके हैं। यानी अगर आप समरसता चाहते हैं तो समरसता के कई बहाने हैं, कई रास्ते हैं, लेकिन पिछले 11 वर्षों में इस बारे में विचार नहीं किया गया। लेकिन अब जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तब भारत की सरकार ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस दिशा में विचार किया और विचार करते हुए 7-8 दल बना दिए, सर्वदलीय दल। अब इन दलों में आप देखिए, इनका जो गठन है वो बड़ा विचित्र है। इसमें केवल सत्तारूढ़ दल के सांसद नहीं हैं, इसमें कांग्रेस के सांसद हैं, इसमें CPIM के सांसद हैं, इसमें ओवैसी साहब हैं, इसमें TMC है, इसमें JDU है, इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, इसमें NCP है और पता नहीं कौन कौन से दलों के सांसद हैं। और सांसद भी ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, बड़ा सोच समझ के चुना है। जैसे कांग्रेस की ओर से शशि थरूर साहब को चुना है। शशि थरूर साहब पिछले कुछ दिनों से माननीय मोदी जी के बड़े भारी प्रशंसक रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर के मामले में तो उन्होंने मोदी जी की खुलकर तारीफ की और डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो हस्तक्षेप का जब मुद्दा उठा तो उन्होंने
मोदी जी का बचाव भी किया, ये कह करके कि डोनाल्ड ट्रंप ने रचनात्मक सहयोग दिया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दे हैं उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने सीज फायर कराने में कोई दखल नहीं दिया, रचनात्मक सहयोग किया है। शशि थरूर की तरह से और भी लोग हैं जिनको तैयार किया जा रहा है इन दिनों में शामिल करने के लिए। मनीष तिवारी हैं, जैसे आपके सलमान खुर्शीद साहब हैं, अमर सिंह हैं, ये ऐसे उदारवादी कांग्रेसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कुछ उपलब्धियों की सराहना भी करते रहे हैं। अब इन दिनों में आप देखेंगे ओवैसी साहब भी हैं। ओवैसी साहब बहुत मुखर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, खासतौर पर वक्फ कानून को लेकर तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार की बखिया उधेड़ी, लेकिन वो भी इस सर्वदलीय दल में शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय जो भूमिका निभाई वो सराहनीय थी। उन्होंने एक पक्के राष्ट्रभक्ति के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था पूरे मुसलमान समाज की ओर से। अब इसमें वो शरद पवार भी हैं जिनको कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के गृह मंत्री अब सारे भ्रष्टाचार की जड़ कह चुके हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। करुणानिधि की बेटी जो कनिमोई है वो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। जेडीयू के संजय झा साहब इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। तो सीपीआई-एम के हमारे जो जॉन विट्रास हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इस तरह से इसमें तमाम दलों के लोगों को शामिल किया गया है और उन्हें अलग अलग देशों में भेज करके एडवोकेसी कराई जाएगी भारत सरकार की कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर की, और पाकिस्तान के आतंकवाद का जो चेहरा है उसको बेनकाब करने की। और इन दलों को आगामी 22-23 मई से अपने काम पर लगा दिया जाएगा। ये अलग अलग देशों में जाएंगे, वहाँ की सरकारों के साथ उठेंगे बैठेंगे, दीगर मंचों पर भी अपनी बात रखेंगे और भारत का पक्ष रखेंगे। बात दरअसल ये है कि मोदी जी इस समय बड़े फंदे में फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस ढंग से बयान हाल के दिनों में दिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीज फायर के बाद, और बाद में भारत में जो उनके देश के मोबाइल निर्माता हैं उन लोगों को मना किया कि भाई भारत में आप मत लगाइए। तो इससे जो मोदी जी की और ट्रंप साहब की पुरानी दोस्ती थी उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे। फिर इस बीच में उन्हीं की पार्टी के, मोदी जी की पार्टी के कुछ लोगों ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में और सेना के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी, खासतौर पर मध्य प्रदेश के नेताओं ने, जो पूरे देश को नागवार गुजरी। उससे मोदी जी का और मोदी जी की पार्टी का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में अगर मोदी जी ये सर्वदलीय दल ना बनाते तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती। लेकिन इन दलों के दो फायदे हैं। एक तो उनके हर दल में शुभचिंतक पहुंच जाएंगे, और जब संसद का सत्र होगा, विशेष सत्र तो हुआ नहीं जबकि होना चाहिए था, जब संसद का जो भी सत्र होगा उसमें जब ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी तब ये लोग जो हैं, अलग अलग दलों के लोग, जो मोदी जी के आग्रह पर, मोदी जी की सरकार के आग्रह पर विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए जा रहे हैं, ये संसद के भीतर भी मोदी जी की मदद करेंगे, संसद के बाहर भी मदद करेंगे। इनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में दूसरे दलों में काम कर रहे हैं। खासतौर पर शशि थरूर का नाम लिया जाता है। अब वो स्लीपर सेल हैं या नहीं है, या वो एक भारतीय के नाते मोदी जी की तारीफ करते हैं, ये मुद्दा अलग है। लेकिन असल मुद्दा ये है कि मोदी सरकार इस समय दबाव में है, इस समय हीन ग्रंथि का शिकार है, इसलिए उसे सर्वदलीय सहयोग की जरूरत आन पड़ी है। पिछले 11 सालों में ऐसा मौका कभी नहीं आया कि जब मोदी जी ने आगे बढ़ कर के अपने विरोधियों को अपनी सरकार के कामकाज के लिए बाहर भेजने की कोई व्यवस्था की हो। ये पहला मौका है, और मुझे लगता है कि अगर 22 अप्रैल को पहलगाम की ये नृशंस हत्याकांड ना होती तो मोदी जी को अभी भी कोई झुका नहीं सकता था, कोई उन्हें सर्वदलीय सहयोग के लिए
तैयार नहीं कर सकता था। सर्वदलीय सहयोग लेने में भारतीय जनता पार्टी अपनी हेठी समझती है, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि अगर वो सर्वदलीय इन प्रतिनिधि मंडलों को विदेशों में नहीं भेजती है तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसे बहुत ज़्यादा समर्थन देश के बाहर नहीं मिलेगा। हालांकि भारत की इस कार्रवाई की अधिकांश देशों ने सराहना की है, लेकिन बावजूद इसके बहुत से देश हैं, तुर्की है, अजरबैजान है, परोक्ष रूप से चीन है, ये पाकिस्तान के साथ भी खड़े नज़र आते हैं। तो बात तो दूर तक जानी है, लेकिन भारत की सरकार ने समय रहते एक अच्छा काम किया। पीवी नरसिम्हा राव से प्रेरणा ली और अलग अलग दलों के लोगों को इकट्ठा करके विदेश भेजने की तैयारी की। मैं इस कार्रवाई का स्वागत करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये मामला यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये जो सहकार है विपक्षी दलों के साथ, अपने धुर विरोधियों के साथ, ये सहकार आगे तक जाना चाहिए। लोकतंत्र के लिए सहकार बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी देश में बैसाखी की सरकार है तो उसे सबसे बातचीत करके, सबसे विमर्श करके देश के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये अलग विषय बहस का मुद्दा है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी की बात यह है कि भारत की सरकार ने बहुत समझदारी से, हिकमत अमली से ये कोशिश की है कि भारत के बाहर सरकार के महिमा मंडन का काम विपक्ष के लोग भी करें। सत्ता पक्ष के लोग तो जाएंगे, रविशंकर प्रसाद जाएंगे, अनुराग ठाकुर जाएंगे, निशिकांत मोदी जाएंगे और बहुत से लोग। अगर मैं पूरी फहरिस्त पढ़ूँ 8 प्रतिनिधि मंडलों की तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अब आप मान कर चलिए कि इसमें देश की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके लोग भी शामिल हैं। इसमें महाराष्ट्र में जो एनसीपी है उसके लोग भी शामिल हैं, एकनाथ शिंदे गुट के लोग भी शामिल हैं और बाकी जो छोटे छोटे दल हैं उन सब के लोग भी शामिल हैं। तो हमें कुछ ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे ये जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हैं विदेशों में जाएंगे तो भारत सरकार का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखेंगे और इससे और भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई भारत ने शुरू की है उसके लिए वो समर्थन भी हासिल करेंगे। क्योंकि देखिए अभी युद्ध विराम है, युद्ध विराम तो पहले भी होते रहे हैं, पहले भी शिमला समझौते के तहत द्विपक्षीय मामलों को आपस में समझाने की बात होती रही है। लेकिन पिछले 50 वर्षों में कितनी बार युद्ध विराम टूटे, कितनी बार समझौते टूटे, उन पर अमल नहीं हुआ, उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। लेकिन अंततोगत्वा इन सबकी ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान को भी पड़ रही है, भारत को भी पड़ रही है। भारत क्योंकि इस समय बड़ा देश है, भारत की आबादी ज़्यादा है, पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास सैन्य शक्ति ज़्यादा है। ये तो भारत 1971 में ही दिखा चुका है, 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को समर्पण करा के। भारत अभी भी चाहता तो जिस नाटकीय ढंग से सीज फायर किया गया है उसे न करता तो अभी 9 अड्डे आतंकवादियों के उड़ाए गए हैं, बाकी के 11 जो 20 चिन्हित किए गए थे उन्हें भी उड़ाया जा सकता था। लेकिन पता नहीं किन कारणों से भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये ऑपरेशन सिंदूर है दोबारा से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। और ये जो भारत सरकार की कोशिश है इससे पाकिस्तान निश्चित रूप से डिमोरलाइज होगा। पाकिस्तान जो नकली दुस्साहस दिखा रहा है लड़ने का वो भी उसका कम होगा और आने वाले दिनों में भारत में स्थितियाँ मामूल होंगी, सीमाएं सुरक्षित नजर आएंगी, पर्यटकों का आना जाना शुरू हो पाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। शेयर करने के साथ साथ लाइक कीजिए, लाइक और शेयर से भी अगर समय बच्चे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपकी सेवा नियमित रूप से करता रहूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।